जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करवा रहा था जिसमें हमारे पास ये आया था, आपको बताया गया था कि भाई काम हो रहा है इवन पैरिटी पे। आपको सामने दिख रहा होगा, अ सिस्टम यूजेस इवन पैरिटी, राइट द अप्रोप्रिएट पैरिटी बिट फॉर ईच बाइट। अब देखें, आपको बता दिया गया है कि डाटा सिस्टम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे इवन पैरिटी पे। आपको पैरिटी बिट का कॉलम खाली एम्प्टी दिया गया है, आपको फिल करना है। आपको पता है इवन पैरिटी का मतलब ये होता है कि हर पैकेट में नंबर ऑफ वंस इवन क्वांटिटी में होने चाहिए। तो पहली वाली रॉ देख लो, उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4। तो पहली बाइट के अंदर, पहली रॉ के अंदर पहले से नंबर ऑफ वंस इवन है। तो पहली बाइट का पैरिटी बिट क्या होगा, 0 या 1? मुझे चैट पर रिप्लाई करो, 0 या 1। तहरीम सिर्फ 0 होगा बेटा, 0 0 1 की लिख रही हो। ठीक है, तो इसका आंसर पहले वाले बॉक्स में आएगा 0। अब दूसरे पे आ जाओ, 1 1 1 1 1 1। दूसरे में कितने वंस हैं, इवन या ऑड? तो उसका पैरिटी बिट क्या होगा, ऑलरेडी इवन है तो उसका पैरिटी बिट भी 0 होगा। तीसरे में वंस कितने, 1 2 3, 3 ऑड नंबर्स हैं, तो या इसका पैरिटी बिट क्या होगा, 1। तो ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, एक छोटा सा क्वेश्चन था 3 नंबर का। आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ समझना, ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, इसमें इन्होंने इवन या ऑड नहीं बताया आपको। इसमें इवन या ऑड नहीं बताया, इसमें सिर्फ ये बताया है कि भाई 3 बाइट्स, 3 रजिस्टर्स ने 3 बाइट को मूव किया है, एक्स वाई जी। नीचे लिखा हुआ है ओनली वन बाइनरी नंबर, ओनली वन बाइनरी नंबर हैज़ बीन ट्रांसमिटेड करेक्टली। यानी तीनों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो सही ट्रांसफ़र हुआ है, 2 गलत ट्रांसफ़र हुए हैं। अब हमें ना ये पता कि ये इवन पे काम कर रहा है, ना हमें ये पता है ऑड पे काम कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों चेक करते हैं, तीनों में कौन कौन इवन पे काम कर रहा है, कौन कौन ऑड पे काम कर रहा है। तो पहला वाले में देखो 1 2 3, 3 वंस हैं, इसका मतलब वो ऑड पे काम कर रहा है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी इवन है, तो पहला ऑड है, दूसरा इवन है। तीसरा देखते हैं 1 2 3 4 5, तीसरा भी ऑड है। तो पहला और तीसरा ऑड है और दूसरा इवन पे काम कर रहा है, यानी दो जो है वो ऑड पे काम कर रहा है, एक इवन पे काम कर रहा है। हमसे कहा गया यहाँ पे ओनली वन बाइनरी नंबर हैज़ बिन ट्रांसमिटेड करेक्टली, तो तीनों में कोई एक सही है। तो इसका मतलब है जो बीच वाला ना वाई, वो सही है, क्योंकि वो काम कर रहा है इवन पे, 2 काम कर रहे हैं ऑड पे, और ये कह रहे हैं 2 गलत ट्रांसमिट हो गए, तो इसका मतलब है जो एक अकेला है वो ही सही है। और अगर उल्टा आता कि भाई 2 गलत ट्रांसफ़र हो गए हैं, एक सही ट्रांसफ़र, या नहीं सॉरी, एक गलत ट्रांसफ़र हुआ है, 2 सही ट्रांसफ़र हो गए। अगर ये होता कि भाई इनमें से 2 सही ट्रांसमिट हुए हैं, एक गलत ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर क्या आंसर होता, वो 2 सही कौन से होते हो? यस, गुड, ज़बरदस्त। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो आपको बताएगा नहीं, आप खुद फाइंड आउट करोगे कि यार एक सही है, तो अगर एक जो अकेला है बस वही सही होगा। ठीक है, चेक डिजिट, चेक डिजिट को लाजमी पढ़ लेना। चेक डिजिट कैसे काम करता है, चेक डिजिट बार कोड में एक चेक डिजिट, एक नंबर अलग से दिया होता है, उस नंबर को हम कहते हैं चेक डिजिट। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पैटर्न मैंने बताया था आपको निकालने का, कि 2 मेथड होते हैं, राइट हैंड साइड मेथड होता है या लेफ्ट हैंड साइड मेथड, दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सीआई पहले आपको एग्जांपल देता है पूरी, कि अगर जब एक क्वेश्चन देगा ना सीआई, तो पहले पूरा आपको ऊपर सैम्पल क्वेश्चन देगा सॉल्व करके। तो मैं आपको फिलहाल सामने राइट हैंड साइड मेथड है बता देता हूँ। नंबर आया हमारे पास, नंबर क्या यहाँ पास 0 2 2 1 4 3 2 5 6 क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें चेक डिजिट जो है, वो जो नंबर बार कोड में नंबर डाला होता है उसमें एक नंबर अलग से लिखा होता है, तो उस नंबर को हम कहते हैं चेक डिजिट। अब यहाँ पे आपके पास देखें राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इसका मतलब है चेक डिजिट मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना है। प्रोसीजर समझा चुका हूँ, पहले भी करा चुका हूँ। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हर नंबर को उसका पोजीशन नंबर एलोकेट करेंगे, यानी नंबरिंग कर देंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वर्टिकल प्रोडक्ट कर देंगे, वर्टिकल प्रोडक्ट। जैसे ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो कुछ भी नहीं रहेगा। 2 6 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 5 3 ज़ा 6 4 ज़ा 7 1 ज़ा 8। तो क्या होगा, पहले राइट हैंड से नंबरिंग करेंगे, वर्टिकल प्रोडक्ट करेंगे। ये आ गया वर्टिकल प्रोडक्ट, 12 15 8 15 24 7 16 18 0। हॉरिजॉन्टल सम, तो मेरे स्टेप समझ लो। राइट हैंड से नंबरिंग, और अगर एग्जाम में आता है लेफ्ट हैंड से तो लेफ्ट हैंड से नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5। वर्टिकल प्रोडक्ट, हॉरिजॉन्टल सम, जब सम आ जाएगा उसको आप मोड बाय 11 करोगे। मोड बाय 11 क्या होता है कि 11 से डिवाइड करके देखो बाकी क्या बच रहा है। देखो डिवाइड बाय 11 का मतलब होता है, यहाँ उन्होंने डिवाइड लिखा है, डिवाइड का मतलब जो होता है कि आंसर लेकर आओ, क्या आंसर क्या आ रहा है। मोड बाय 11 का मतलब होता है रिमाइंडर लेकर आओ, बाकी क्या बच रहा है। मैं बता चुका हूं मैं जी बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट हैंड से करना है। कौन है तहरीम बेटा? पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछना मुझसे। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ आता है पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आता है, उसमें राइट हैंड से क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। एक क्वेश्चन में सैंपल क्वेश्चन आता है, मुफद्दिल समझा चुका हूँ मैं, इसे रिकॉल कर रहा हूँ मैं। चेक डेट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर को राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हर नंबर को उसके ऊपर लिखे गए पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे हमें ये मालूम करना है चेक डिजिट, तो यहाँ हमने 1 लिखा, 2 3 4। अब इसको छोड़ के 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से। तो ये क्या आता है, वर्टिकल प्रोडक्ट। वर्टिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो 2 6 ज़ा ये लिखा हुआ, 3 5 ज़ा ये लिखा हुआ। अब इनको सॉल्व कर दो, 2 6 2 ज़ा 12 ये आ गया, 5 3 ज़ा 15 ये आ गया, 2 4 ज़ा 8 ये आ गया। तो पहले क्या करो बेटा, पहले जो है राइट हैंड से नंबरिंग करो। अगर एग्जाम में राइट हैंड लिखा हुआ है, और अगर एग्जाम में लेफ्ट हैंड आया है तो लेफ्ट लिखना, तो लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करना। तो आपने राइट हैंड से नंबरिंग कर दी, ठीक है, गुड। वर्टिकल हर नंबर को उसके पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर सबकी जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया उन सबको आपस में मिला के प्लस कर दिया, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद जो सम आया सबका उसको 11 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है। डिवाइड करो मगर डेसिमल पॉइंट तक डिवाइड मत करना। तो ऐसे डिवाइडर को हम कहते हैं मोड, MOD मोड, मॉड्यूलो कह लो या मोड कह लो। मोड का मतलब होता है डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वो लेकर आओ। जैसे मैं 6 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 6 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4 बचेगा 2। तो मोड जो है ना, मोड वो 2 देगा, और जो डिवाइड है वो ऊपर जो आंसर आया वो प्रोवाइड करेगा 1 पॉइंट समथिंग फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से नंबरिंग कर दी, पोजीशन नंबर डाल दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद आपने हर नंबर को उसके पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और सबकी मल्टीप्लिकेशन को सम कर दिया। अब सम को आप 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है। जो रिमाइंडर बचे, जैसे यहाँ क्वेश्चन में 5 बच रहा था, यहाँ क्वेश्चन में 5 बच रहा था, जो रिमाइंडर बचे उसको 11 से माइनस कर दो। पहले 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो, ठीक है। जो रिमाइंडर बचे उसको फिर अगेन 11 से माइनस कर दो। जो आंसर आएगा ना वो चेक डिजिट होगा आपका। तो इन्होंने जब वर्टिकल प्रोडक्ट किया, सबका आंसर मिला के आ गया 115 इनका आंसर आ गया। 115 को आपने डिवाइड किया 11 से, तो क्या बचा, रिमाइंडर बचा 5, 11 10 ज़ा 110 और 5 बचा, 5 को 11 से माइनस किया, 6 बचा, तो 6 इज़ द आंसर। अच्छा, समटाइम CI आपसे कहता है
कि भाई रिमाइंडर तक जाओ, बस उसको सब्ट्रैक्ट ना करो। तो अगर ऊपर सैंपल में सिर्फ रिमाइंडर तक गया है तो आप भी रिमाइंडर तक जाना। और क्वेश्चन आया क्या ज़रूरी हमेशा ज़ीरो बचे? क्या ज़रूरी है हमेशा कुछ बचे? बिल्कुल नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका जो सम आया वो आया लेट सपोज 77। तो जब 77 को आप डिवाइड करोगे 11 से तो पूरा पूरा डिवाइड होके ज़ीरो रिमाइंडर बचेगा। तो फिर अगर ज़ीरो रिमाइंडर बचता है तो फिर आंसर ज़ीरो होगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट मत करना। और अगर फॉर एग्जांपल 10 रिमाइंडर बचता है, 1 रिमाइंडर बचा, 1 78 था, आपने डिवाइड किया 7 7 7 11 7 10 77, 1 बचा। तो जब 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे, जब 1 को 11 से डिवाइड माइनस करोगे आखिर में, मैंने कहा ना पहले रिमाइंडर निकालते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको 11 से माइनस करते हैं, वो आंसर होता है। अगर आपका रिमाइंडर बचा 1, तो जब 1 को 11 से माइनस करोगे क्या बचेगा? चैट पे आंसर दो। 1 को 11 से माइनस करो, क्या बचेगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? 10। तो अगर 10 बचा ना, अगर 10 बचा तो फिर 10 को हम लिखते हैं x, 10 को हम लिखते हैं x, ये बात याद रखना। 0 बच रहा है तो बस अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आंसर 0 है। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है 10 के अलावा तो उस रिमाइंडर को 11 से माइनस कर दो, वो आंसर है। और अगर 1 बच रहा है और 1 को रिमाइंडर 11 से माइनस करने पे 10 आ रहा है तो फिर 10 के बदले x लिखा जाता है कि भाई चेक डिजिट जो है ना वो x है, क्योंकि वैसे भी रोमन में 10 को x कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन पे पूरा टाइम लगा दूँ। बेटा इसको प्रैक्टिस कर लेना अपने पास, दोबारा से पास पेपर में सॉल्व हुआ है और मेरे नोट्स के अंदर भी मौजूद है ये, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वो शीट कहाँ चली गई बेटा? यस, मुफद्दिल ये चेक रीड है बेटा। अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं फटाफट। चेकसम क्या होता है? देखो पैरिटी बिट जो है ना वो नंबर ऑफ 1 को काउंट करता है। चेकसम जो है ना वो पूरे डाटा को काउंट करता है कि इस डाटा में कितने 0 एंड 1 दोनों मौजूद हैं। तो जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो एक तो पैरिटी बिट चेक करता है, डाटा सही ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरा जो है वो चेक डिजिट सम टाइम चेक करता है। चेकसम जब एक पैकेट ट्रांसफ़र होता है ना ट्रांसमिशन में, शकील बेटा तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में लगता है मुझे, क्योंकि और कहीं से ऐसा फीडबैक नहीं आया आवाज़ का। मैं ज़रा ज़ोर से बोल लेता हूँ, लाउड बोल लेता हूँ। जी बेटा मैंने आज भी रिकॉर्डिंग भेजी है, ग्रुप पे देखा तो करो, मैंने आज भी रिकॉर्डिंग भेजी है। देखो मुझे औरों से फीडबैक आ रहा है आवाज़ सही आ रही है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वो बात अलग है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग भेजूँगा मैं, ठीक है। चलो आज तो मुश्तबा को भी आवाज़ सही आ रही है, सोचो ज़रा माशाल्लाह से। सुनो बेटा, चलो गुड। चेकसम क्या होता है? चेकसम याद रखना कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ 0 एंड 1 दोनों को। तो चेकसम बेसिकली फ़ाइल के साइज़ को कैलकुलेट करता है। जब एक फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है तो उसके साथ उसका साइज़ भी जाता है कि उसका साइज़ क्या था। तो चेकसम उस साइज़ को कैलकुलेट करता है कि उस डाटा में, उस फाइल के अंदर टोटल 0 एंड 1 कितने थे, उस फाइल का साइज़ क्या था। तो चेकसम याद रखना जब कैलकुलेटेड 0 1 या फिर कैलकुलेट द फाइल साइज, समझ जाना चेकसम की बात हो रही है, ठीक है। ये ARQ क्या होता है? जब हम दो डिवाइसेस को आपस में मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, पहली डिवाइस दूसरी डिवाइस को पहला सिग्नल भेजती है और अगर दूसरी डिवाइस उसको रिप्लाई कर दे, जिसको हम एक्नॉलेज कहते हैं, तो जब पहला सिग्नल एक्सचेंज होता है उसको हम हैंड शेक भी बोलते हैं, हैंड शेकिंग। तो जब एक सेंडर रिसीवर को सिग्नल भेजती है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को सिग्नल भेजती है और दूसरी डिवाइस उसका रिप्लाई करती है, उस रिप्लाई को हम कहते हैं ARQ और उस रिप्लाई को हम कहते हैं एक्नॉलेज ACK। लेकिन अगर दूसरी डिवाइस उस डिवाइस का रिप्लाई ना करे तो कुछ टाइम के बाद एक सिग्नल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मैंने आपको कॉल की, मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम,
आपने जवाब नहीं दिया तो मैं सोचूंगा शायद आवाज़ नहीं गई, मैं दोबारा बोलूँगा हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, जिस तरह हम दोबारा बोल देते हैं हेलो कि शायद आवाज़ नहीं गई, ऐसे ही सेंडर दोबारा से सिग्नल को रिपीट कर देता है। तो ARQ जब तक आपको रिसीवर वाली डिवाइस नंबर 2 रिप्लाई नहीं करेगी फर्स्ट डिवाइस को, जब तक ARQ जनरेट होता रहेगा एक ख़ास नंबर ऑफ टाइम्स तक। और जब बहुत देर तक रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर डिवाइस हमें कहती है कि चेक योर कनेक्शन, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, नो इंटरनेट कनेक्शन, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो पहले ये लोग खुद डील करते हैं, पहले ये डिवाइसेस खुद डील करती हैं, जब इनसे डील नहीं हो पाता तो फिर ये हमें इंटरप्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चारों ज़रूर 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 अच्छी तरह पढ़ के जाना। इको चेक, इको कहते हैं बाउंस, जो हमारी आवाज़ बाउंस होती है ना, खाली कमरे में बैठा हूँ मैं, ज़ोर से बोलूँगा हेलो, क्लैपिंग करूँगा तो आवाज़ गूंज के वापस आती है, उसको भी हम इको कहते हैं ना। डुप्लीकेशन कह लो, बाउंस कह लो। इको चेक क्या होता है, जब डाटा ट्रांसमिट होता है, पैरिटी बिट ने कहा कि मेरे हिसाब से डाटा सही आया है, एक्सेप्ट कर लो, दूसरी डिवाइस एक्नॉलेज नहीं करेगी। उसको चेकसम ने कहा मेरे हिसाब से भी डाटा सही आया है, एक्सेप्ट कर लो, एक्नॉलेज कर लो, वो एक्नॉलेज नहीं करेगा। तीसरा, लेट सपोज चेक रीड ने कहा भाई मेरे हिसाब से डाटा सही आया है, एक्सेप्ट कर लो, सेकंड डिवाइस एक्नॉलेज नहीं करेगी, कहेगी रुको मुझे एहतियातन एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भेजने दो कि जो डाटा मेरे पास पहुंचा है क्या सेंडर ने यही भेजा है। तो क्या करेगा रिसीवर, जो डाटा आया उसका एक इमेज, उसका एक समझो स्क्रीनशॉट दोबारा सेंडर को भेजेगा कि भाई देखो मेरे पास ये डाटा पहुंचा है, क्या तुमने यही भेजा है, तुम कंफर्म करो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो रिसीवर, सेंडर ने कहा हाँ मैंने यही डाटा भेजा था, तो फिर रिसीवर एक्नॉलेज कर देगा। तो ये इको चेक एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, मगर इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए कि अगर आ जाए तो पता हो इको चेक क्या होता है। लास्ट ऑप्शन होता है जनाब आली, लॉजिक गेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट्स। मैं ज़रा सा स्लाइड देख लूँ, कितनी स्लाइड बाकी है मेरे पास ना, मेरे पास स्लाइड कितनी बाकी है मैं देख लूँ ताकि पता हो मुझे कि मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी। यस, लॉजिक गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉजिक गेट्स में हमारे पास ये लॉजिक गेट आपने लाजमी हर टॉपिक को हर क्वेश्चन करके जाना है। ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 8 से 10 नंबर क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको सॉलिड मार्क्स दिलवाता है। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं हम पढ़ लेते हैं। लॉजिक गेट्स में हमारे पास होता है नॉट एंड और उसके बाद नैंड आता है, नॉर आता है, जॉर आता है। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नॉट गेट होता है। नॉट गेट का मतलब होता है इन्वर्टर। नॉट गेट का मतलब होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब होता है इन्वर्स ऑफ द वैल्यू। नॉट गेट की आपको डायग्राम याद होनी चाहिए और उसका पर्पस, अगर x की वैल्यू यहाँ से मैं इनपुट दूंगा 0 तो वो उसका इन्वर्स होके 1 हो जाएगा। देखो x 0 था तो y की वैल्यू 1 होगी, y क्या आउटपुट, यहाँ पे x 1 है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नॉट का मतलब होता है इन्वर्टर। टाइम कम है, मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी। एंड गेट, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई में आपको पता है अगर एक भी 0 आता है, मैंने आपको सेंटेंसेस याद कराए थे, मल्टीप्लाई में एक भी 0 आंसर 0, प्लस में एक भी 1 आंसर 1। ये सेंटेंसेस याद रखना, अपने पास लिख लो कहीं पे पेंसिल से। मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में एक भी 0 आंसर 0, और का मतलब प्लस, प्लस में एक भी 1 आंसर 1। तो एंड में क्या होता है, दोनों इनपुट्स अगर 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज एक भी 0 होगा आंसर 0 आ जाएगा। देख लो 0 1 0 1 0 0 1 1, ये आपको लॉजिक गेट बनाना आता होगा, ट्रुथ टेबल। 0 मल्टीप्लाई 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। सही है, ये गेट की डायग्राम है। और की डायग्राम क्या होती है, और की डायग्राम होती है कर्व में। और का मतलब होता है प्लस, प्लस में एक भी 1 आंसर 1। तो इसमें एक भी इनपुट 1 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो और में क्या होता है प्लस, प्लस में एक भी 1 आंसर 1। ये सेंटेंसेस याद रखना, तुम्हें बड़ी हेल्प करेंगे सेंटेंसेस ये।
अच्छा, अब ये एंड है ना, अगर इसी एंड के आगे मैं यहाँ पे छोटा सा सर्किल बना दूंगा तो वो नैंड बन जाएगा। नैंड का मतलब होता है एंड का उल्टा। जैसे ये जो आंसर एंड का आ रहा है ना, उसका अपोजिट आएगा नैंड। वहाँ पे क्या था तो मैं दिखा दूँ, देख लो, 0 0 ज़ा 0, यहाँ पे क्या है, 0 0 ज़ा 0 का उल्टा 1, 0 1 ज़ा 0 का उल्टा 1, 1 0 ज़ा 0 का उल्टा 1। यहाँ पे क्या है, 1 1 ज़ा 1 का उल्टा 0, क्योंकि नैंड है ना, नैंड का मतलब होता है एंड का अपोजिट। ठीक है जनाब। अब ये क्या है, और, तो अगर मैं और के आगे छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर दूं तो वो नॉर बन जाएगा। नॉर का मतलब होता है नॉट और, जो और का अपोजिट होगा। तो इसमें क्या है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। वहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 0 0 का उल्टा 1, 0 प्लस 1 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0 1 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 1 1 का उल्टा 0। तो जो एंड होगा ना उसका उल्टा नैंड होगा, जो और होगा उसका उल्टा नॉर हो जाएगा। और एक्सक्लूसिव और जोर में बिल्कुल अलग है। इसमें मैंने आपको एक सेंटेंस याद करवाया था, लिख लो अपने पास, सेम तो 0 डिफरेंट तो 1, सेम तो 0 डिफरेंट तो 1। अगर दोनों इनपुट सेम होंगे, चाहे वो 0 0 हो चाहे 1 1 हो, आंसर आएगा 0। तो सेम तो 0, डिफरेंट तो 1। ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। अच्छा जनाब, मैंने आपको एक्सक्लूसिव और में 8 ट्रुथ वैल्यूज़ का ट्रुथ टेबल करवाया था। एक्सक्लूसिव और में 8 वैल्यूज़ का मैंने ट्रुथ टेबल करवाया था, अपने पास कॉपी में देख लेना, वो बड़ा वो भी इम्पोर्टेंट है। 8 वैल्यूज़ का कहो तो मैं बोर्ड पे करवा दूँ अभी, या तो मैं एक्सेल पे करवाता हूँ। यहाँ देखो, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ एक नई शीट के ऊपर, मैं वो खोलता हूँ एक्सेल, और यहाँ पे जाते हैं हम। मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ, अभी सब्र करना। यहाँ पे मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों को, और मैं 3 वेरिएबल्स का, मैं एक्सक्लूसिव और का तुम्हें ट्रुथ टेबल बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखना, फॉर एग्जांपल A B C और ये X है, 0 1 0 0 1 1, और यहाँ पे आएगा 0 0 0 1 1 1 1। अब देखो यहाँ पे 3 को ज़ौर करना है, 3 को, x क्या है, तीनों का ज़ौर है। कैसे करेंगे, पहले इन 2 करोगे। ज़ौर क्या होता है, सेम तो 0 डिफरेंट तो 1, सेम तो 0 डिफरेंट तो 1। तो पहले 2 को करेंगे, 0 0 सेम, तो इनका आंसर क्या हुआ, 0 0 0 सेम तो 0। अब जो मेरे माइंड में आंसर है 0, वो उस 0 को इस 0 से कंपेयर करेंगे। तो मेरे माइंड में इनका आंसर आया सेम तो 0, और जो मेरे माइंड में आंसर है 0, वो 0 और ये 0 सेम, तो आंसर क्या होगा, 0। अब देखो, सेम तो 0, इन 2 का आंसर सेम तो 0। अब इन 2 का आंसर मेरे माइंड में 0 है, बट वो 0 ये 1 क्या हो गया, डिफरेंट, तो आंसर 1। क्या ये बात समझ में आ रही है, करा चुका हूं क्लास में पहले। फिर देखो, सेम तो 0, डिफरेंट तो 1, डिफरेंट तो 1। पहले 2 वैल्यूज को हम चेक करेंगे, 0 1 डिफरेंट तो 1। अब मेरे माइंड में क्या है, इनका आंसर 1, इन 2 का आंसर मेरे माइंड में 1 रखा हुआ है, वो 1 और ये 0, ये भी डिफरेंट तो 1, डिफरेंट 0 और 1 डिफरेंट तो 1। अब वो 1 और ये 1, वो 1 और ये 1 सेम तो 0, डिफरेंट तो 1। अब वो मेरे माइंड में जो 1 रखा है, वो और ये 0 डिफरेंट तो 1। अब देखो, डिफरेंट तो 1, इन 2 का आंसर तो 1 आ गया। अब वो आंसर 1 और ये 1 दोनों सेम हो गए तो 0, सेम तो 0, 0 और ये 0 सेम तो 0, सेम तो 0, माइंड में आंसर है 0 और ये 1 डिफरेंट तो 1। होपफुली ये तुम्हें रिमाइंड हो गया होगा।
जनाब वापस को लेके आते हैं, तो फिर हम स्क्रीन को करते हैं मैक्सिमाइज। अच्छा, अब जल्दी देखो यहाँ पे ये एक्स नॉर है, एग्जाम में कमी आता है, जौर का उल्टा होता है। जौर में क्या होता है, सेम तो ज़ीरो, डिफरेंट तो वन। देख लो, सेम तो ज़ीरो, डिफरेंट तो वन। तो नॉर एक्स नॉर में क्या होगा, सेम तो वन, डिफरेंट तो ज़ीरो। एक्स नॉर कभी एग्जाम में आता नहीं है वैसा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, a इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू वन। आपको एक क्वेश्चन दे दिया आता है, उसका आपने लॉजिकल डायग्राम बनानी होती है और ट्रुथ टेबल बनाना होता है। तो a इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू वन, बीच में क्या है, और का गेट। तो आपने ये a और b को और कर दिया। a1 का मतलब a सिंपल, b1 का मतलब b सिंपल, और का मतलब लॉजिक गेट और है। तो आपने a को स्ट्रेट, b को स्ट्रेट और के गेट से पास करवा दिया। फिर क्या है, ये वाला ब्रैकेट सी नॉट वन, सी नॉट का मतलब होगा ज़ीरो। सी नॉट का मतलब है ज़ीरो, याद ना, जिसको बोले नॉट वन, तो नॉट वन का मतलब क्या होता है, ज़ीरो, और नॉट ज़ीरो का मतलब होता है वन। तो कह रहा है सी इज़ नॉट वन, इसका मतलब सी क्या है, ज़ीरो। तो जो भी वैल्यू आपको ज़ीरो दी जाए ना, तो उसको फिर आप नॉट से पास कराओगे, क्योंकि आपसे कह रहा है सी इक्वल्स टू नॉट वन। तो देख लो ये रहा, सी इक्वल्स टू नॉट वन, तो उसको उल्टा कर दोगे आप। सब करा चुका हूँ पहले से, यहाँ सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। तो सी यहाँ पे नॉट वन है ना, ज़ीरो, तो जो भी वेरिएबल ज़ीरो होगा उसको आप नॉट से पास कराओगे, ये बात याद रखना, उसको आप नॉट से पास कराओगे। तो सी को हमने नॉट से पास करा दिया। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। तो इसका आउटपुट, यानी इस ये वाली इक्वेशन और ये सी नॉट वन आपस में ऐड होंगे, तो हमने इसका आउटपुट निकाला और इसका आउटपुट निकाला, दोनों को हमने एंड गेट से पास करा दिया। फिर इसका बन जाएगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को लाजमी कर लेना, क्वेश्चन आता है 8 से 10 नंबर का। ये आपके पास ट्रुथ टेबल, बेसिक ट्रुथ टेबल बना हुआ आता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 4 1। अब आपने करना क्या, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लिख देना, मैंने कहा था आपसे आउटपुट पे नाम, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ लिख दो, एक आउटपुट को नाम दे दो, लेट सपोज डी। यहाँ पे लिखो डी बराबर है ए प्लस बी, यहाँ लिखो सी नॉट। अब क्या होगा, पहले आपने सी का नॉट निकालना है, या पहले ए और बी को प्लस कर दो, ए बी को प्लस किया, प्लस में एक भी वन, आंसर वन, ठीक है। उसके बाद आपने सी को नॉट किया, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से किए हुए हैं, ऑनलाइन में भी किए हुए हैं, फिज़िकल क्लासेस में भी किए थे। होपफुली इसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को होगी लाजमी ना, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये यहाँ पे एक और डायग्राम है, टी नॉट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, यहाँ पे क्या, V1 S1 S नॉट वन, इसका मतलब है V1 और S नॉट से पास होके जाएगा, किस में, एंड में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, T नॉट वन एंड S1। तो T नॉट से पास होके एंड में जाएगा, क्योंकि गेट एंड लगा हुआ है, और S डायरेक्ट, S यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि S ज़ीरो नहीं है, एट S नॉट नहीं है, S1 है। तो S को हमने डायरेक्ट यहाँ से इन करवा दिया, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन, लेफ्ट इक्वेशन राइट इक्वेशन, आपस में क्या हो रहा है, और। तो जो इसका आउटपुट निकला वो और में चला गया, और जो इसका आउटपुट निकला वो और में चला गया। तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। अमान बेटा, टपोलॉजीज तो तुम्हारे पास सिलेबस में नहीं आती, बता देता हूँ। टपोलॉजीज 3 होती हैं आपस, बस टपोलॉजी, रिंग टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी। बस टपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल वायर होता है, उसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। सबसे सस्ती टपोलॉजी है, सिंपल टपोलॉजी है। मगर डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही तार पे कंप्यूटर्स डाटा को भेज भी रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। रिंग टपोलॉजी में एक तार होता है, उसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, उस तार का कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो तार दोबारा से आके दोनों जॉइंट मिल जाते हैं। तो ये रिंग होता है, और जिसमें स्ट्रेट तार होता है, उसमें तार में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, उसको हम बस टपोलॉजी कहते हैं। और स्टार टपोलॉजी वो होता है जिसमें हर कंप्यूटर, एक सेंट्रल सर्वर होता है स्टार टपोलॉजी में, एक मेन कंप्यूटर होता है, उसको तमाम कंप्यूटर से इंडिविजुअल कनेक्ट किया जाता है डायरेक्ट।
मुस्तफ़ा टपोलॉजी से एग्जाम में आती नहीं है तो कह दिया, समझा दिया। हाइब्रिड ट्री, ये टपोलॉजी का टॉपिक एग्जाम में नहीं आता वैसे। 3 टपोलॉजी पढ़ लेना। आमतौर पर जब पहले आता था ना तो 3 आती थी, 3 आती थी टपोलॉजीज, बस, रिंग और स्टार। बस में सिंगल तार होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। रिंग में भी एक सिंगल तार होता है बट उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो मिले हुए होते हैं आपस में। और स्टार टपोलॉजी में एक सेंट्रल में एक मेन कंप्यूटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सर्वर। उस सर्वर से हर कंप्यूटर में इंडिविजुअल तार जा रहा होता है, इंडिविजुअल वायर जा रहा होता है। हर कंप्यूटर में अलग तार जा रहा होता है सर्वर की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव टपोलॉजी स्टार है, मगर सबसे ज़्यादा रिलायबल टपोलॉजी भी स्टार टपोलॉजी है। आजकल दुनिया में स्टार टपोलॉजी चल रही है। अच्छा जनाब, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ लेना। तुम्हारी बुक में शायद नहीं होगा अभी ये, लेकिन गूगल पे नेट पे मिल जाता है। बल्कि मैंने जो हैंड आउट दिए हैं डेफिनेशंस के, उसमें भी शायद होगा ये। मैं कहो तो भेज दूंगा तुम लोगों को, लेकिन चूँकि आता नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना इसके ऊपर। जनाब आली, ये क्वेश्चन आता है पुराना पैटर्न। इसमें आपसे ये वाला पैटर्न ज़रूर देख लेना। इसमें आपसे कहा गया है, पूरा टेबल दिया हुआ है कि भाई एक प्लांट लगा हुआ है, उसमें अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, कैसे होगा बता ये रहे कि भाई V का मतलब है, जो भी है V का मतलब क्या दिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम की 2 वैल्यूज़ हैं, 1 या 0। 1 वैल्यू कब होगी, जब वॉल्यूम 1000 से बड़ी हो, वॉल्यूम 1000 लीटर से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर वॉल्यूम लेस देन 1000 होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह T टेम्परेचर की वैल्यू 2 दी हुई है, इन कंडीशन में 1, इस कंडीशन में 0, इस कंडीशन में 1, स्पीड। और ये अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ऐसे, ये पुराना पैटर्न है। तो आपने कहा कि वॉल्यूम V की वैल्यू क्या है, 1000 से बड़ी। तो V की वैल्यू क्या हो गई, 1000 से बड़ी पे 1, इसका मतलब V1। ये देखो V1, V डायरेक्ट गया एंड के अंदर, क्योंकि यहाँ बीच में लगा हुआ है गेट एंड का। स्पीड लेस देन 5, लेस देन 5 पे स्पीड क्या है, 0। तो इसका मतलब है एंड गेट जो बना है यहाँ पे V डायरेक्ट जाएगा और S स्पीड नॉट से होके जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, टेम्परेचर लेस देन 750 पे वैल्यू क्या है, टेम्परेचर लेस देन 750 वैल्यू है 1। तो T डायरेक्ट जाएगा कौन से गेट में, बीच में गेट लिखा हुआ है एंड, जहाँ मेरा कर्सर है। तो T गया डायरेक्ट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक मिनट, T लेस देन 750, T लेस देन 750 सॉरी 0 दिया हुआ है। तो T जाएगा नॉट से पास, जो 0 होता है वो नॉट से पास हो जाता है। बस ये बात याद रखना। नॉट से, यहाँ मैं पहले समझा चुका इस बात को, फिलहाल ये बात जिसको नहीं पता हो याद रख लो कि जो नॉट 1 होता है या 0 होता है उसको नॉट से पास करवाते हैं। तो यहाँ T लेस देन 750 पे नॉट है, 0 से पास होगा, और गेट क्या है एंड, स्पीड क्या है 15 से बड़ी, 15 से बड़ी पे S की वैल्यू 1। तो S जो है वो डायरेक्ट जाएगा इसके अंदर। फिर दोनों कंडीशन 1 कंडीशन 2 के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो जो दोनों के आउटपुट जाएंगे वो जाके और से पास हो जाएंगे। यहाँ देख लो, ये यहाँ पे इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों आपस में और हो गए, क्योंकि इस और की वजह से दोनों कंडीशन 1 और 2 के बीच में और लगा हुआ है। ठीक है जनाब। सिक्योरिटी के अंदर फायरवॉल पढ़ लेना लाजमी। फायरवॉल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे कंप्यूटर को महफूज करता है, फ़िल्टर करता है, आने वाली मेल्स को चेक करता है, उसमें अगर कोई हैकर है, कोई स्पाईवेयर है, कोई वायरस है, उसको भी डिटेक्ट करता है, हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टास्क पढ़ लेना। प्रॉक्सी सर्वर भी कुछ ऐसे ही काम करता है, हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी में आता है। ये हमारे कंप्यूटर को आने वाली मेल्स, आने वाली रिक्वेस्ट को पहले ख़ुद चेक करता है, पहले ख़ुद डील करता है, उनको चेक करता है, उनको फ़िल्टर करता है, उनको चेक करने के बाद फिर ये आगे फॉरवर्ड करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल दोनों जो है ये हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी में आता है। ये हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं, आने वाली रिक्वेस्ट को चेक करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, अगर उसमें कोई स्पाईवेयर या वायरस होता है तो उसको वहीं पे जाके डिस्कार्ड कर देते हैं। लाजमी पढ़ लेना। प्रॉक्सी सर्वर से हमारा कंप्यूटर स्पीड अप भी होता है, ये बड़ा एडवांटेज है। प्रॉक्सी सर्वर से हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी फास्ट हो जाती है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल SSL और TLS ये लाजमी पढ़ना। हम जब HTTP पे काम करते हैं तो हमारे पास HTTP नहीं आता, हमारे पास लिखा हुआ आता है HTTPS। क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड।
तो ये जो है ना SSL एक सर्टिफिकेट का नाम होता है कि हाँ, जब कोई ऑथेंटिक वेबसाइट होती है, कोई ब्रांडेड सर्वर होता है, तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, मैं ऑथेंटिक वेब सर्वर हूँ, तो उसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। SSL पुरानी सिक्योरिटी हो गई है, उसका एडवांस वर्जन है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं। तो SSL ओल्ड वर्जन है, TLS न्यू वर्जन है और ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट्स को। अच्छा जनाब, ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, थोड़ा पढ़ लाजमी लेना इसको। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आया था कि हम जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो किस तरह एक्सेस करते हैं। इसमें आपके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स सुन लो। सबसे पहले हमारा ब्राउज़र उस सर्वर को एक मैसेज भेजता है। लेट सपोज मैंने ब्राउज़र पे लिखा गूगल क्रोम पे www.cie.org.uk, ठीक है। तो ये मैं पहला स्टेप कर रहा हूँ। द यूज़र वेब ब्राउज़र सेंड अ मैसेज टू दैट इट कैन कनेक्ट विद द रिक्वायर्ड वेबसाइट विच इज़ सिक्योर्ड बाय SSL। तो अब मैंने वेबसाइट एक्सेस करनी है ब्रिटिश काउंसिल की, तो मैं अपने ब्राउज़र पे ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट का नाम लिखूँगा और मेरा मैसेज जाएगा उस ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट के पास और उससे कहेगा भाई कि अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कराओ। मेरा ब्राउज़र CI की वेबसाइट से कहेगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, बताओ क्या तुम ऑथेंटिक वेब सर्वर हो, क्या तुम्हारे पास SSL सर्टिफिकेट है, ठीक है। द वेब ब्राउज़र देन रिक्वेस्ट दैट द वेब सर्वर आइडेंटिफाई इटसेल्फ। तो पहले हम अपने ब्राउज़र पे वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे, नंबर 1। फिर मेरा ब्राउज़र, जब मैं एड्रेस लिख दूंगा ना, एंटर करूंगा, तो मेरा ब्राउज़र उस वेबसाइट से जाके कहेगा कि अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ, अपना मुझे इंट्रोडक्शन कराओ कि क्या तुम्हारे पास तुम सिक्योर्ड वेबसाइट हो, क्या तुम सिक्योर्ड वेब सर्वर हो, क्या तुम्हारे पास SSL का सर्टिफिकेट मौजूद है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। तो फिर वो वेब सर्वर मुझे अपना सर्टिफिकेट भेज देगा। तो तीसरा पॉइंट, द वेब सर्वर रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग अ कॉपी ऑफ इट्स SSL सर्टिफिकेट टू द यूज़र वेब ब्राउज़र। तो मैंने गूगल क्रोम पे लिखा CI के वेबसाइट का नाम, नंबर 1 स्टेप ये होगा। जब मैं एंटर करूँगा तो मेरा ये ब्राउज़र उस CI के वेबसाइट से कहेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ कि तुम ऑथेंटिक हो, सर्टिफाइड हो। तो फिर CI का वेब सर्वर अपना SSL की एक कॉपी मुझे भेज देगा कि देखो ये है मेरे पास सर्टिफिकेट, मैं ऑथेंटिक वेबसाइट हूँ, चेक कर लो। तो फिर मेरा ब्राउज़र उसको चेक करेगा। इफ़ द ब्राउज़र कैन ऑथेंटिकेट, नंबर 4th पॉइंट, इफ़ द ब्राउज़र कैन ऑथेंटिकेट, अगर ब्राउज़र ने ऑथेंटिकेट कर लिया दिस सर्टिफिकेट, इट सेंड अ मैसेज बैक टू द वेब सर्वर टू अलाउ कम्युनिकेशन टू बिगिन। तो पहले मैं वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ, हम लोग पहले एड्रेस लिखते हैं। तरीका प्रोसीजर सुन लो। हम गूगल पे यानी वेब ब्राउज़र पे जाके किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं और जब एंटर करते हैं तो हमारा ब्राउज़र उस वेबसाइट से कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ, अपनी कंफर्मेशन दो कि तुम सर्टिफाइड हो। तो थर्ड स्टेप में वो सर्वर हमें अपना SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी जो हमारे पास है सिक्योर